हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ गौरव सक्सेना एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फ्यूचर एजुकेशनल लैब। जैसा कि आपने मेरे लास्ट वीडियो सॉल्यूशन के पार्ट 1 वीडियो में देखा था कि मैंने किस तरीके से सॉल्यूशन चैप्टर को आइडेंटिफाई किया था, उनके कंपोनेंट्स के बारे में बात की थी, कैसे टाइप्स के बारे में बात की थी और उनकी थोड़ी बहुत कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में बात की थी। आज हम इस वीडियो के लेक्चर में जानेंगे कि कंसंट्रेशन टर्म्स के फॉर्मूले क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशंस क्या होती हैं और उनके ऊपर बेस्ड किस प्रकार से न्यूमेरिकल्स हमारे सामने आते हैं। आज के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि आज का टॉपिक आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये टॉपिक आपका केमिस्ट्री सब्जेक्ट के किसी भी चैप्टर जिसमें हमारे न्यूमेरिकल्स प्रेजेंट होते हैं उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये चैप्टर यानी ये जो टॉपिक आपका हमारा है आज, वो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। देखिए, आज के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में भी बात करूंगा जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इस चैप्टर के अंदर भी और आपकी नॉलेज के लिए भी। चलिए चलते हैं। हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हैं, हम उस पर आज डिस्कस करने वाले हैं। हमारा पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा डेंसिटी को लेकर। जहां तक सभी बच्चों ने 9th क्लास में 10th क्लास में डेंसिटी का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा मेरे हिसाब से, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है आपका मास अपॉन वॉल्यूम। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि डेंसिटी हमारी क्या करती है, वो मास को और वॉल्यूम को आपस में रिलेट करती है। यानी अगर आपके पास मास गिवन है और किसी भी सब्सटेंस का डेंसिटी भी गिवन है तो आप उसकी इजीली वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो आपको डेंसिटी मिल जाए, मास मिल जाए। अगर आपको मास कैलकुलेट करना है तो आपको वॉल्यूम डेंसिटी मिल जाए। यानी डेंसिटी अगर आपको मालूम होती है और इन दोनों में से किसी भी एक क्वांटिटी के वैल्यू आपको गिवन है तो आप क्या करेंगे, दूसरी क्वांटिटी को आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल वैसा ही हम काम करने वाले हैं यहाँ पर भी। हमारे पास जो वॉल्यूम बेस्ड कंसंट्रेशन दी गई है और कुछ मास बेस्ड कंसंट्रेशन दी गई है। हमारे इस टॉपिक के अंदर हम लोग यहाँ पर एक और टाइप के न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने वाले हैं जो कि क्या करेगा, वॉल्यूम बेस्ड कंसंट्रेशन टर्म्स को मास बेस्ड कंसंट्रेशन टर्म्स में क्या करेगा, इंटर कन्वर्ट करेगा। इंटर कन्वर्जन वाले क्वेश्चन भी हमारे इस चैप्टर में बहुत ज्यादा आते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले टॉपिक की बात करते हैं डेंसिटी, जो वॉल्यूम बेस्ड को और मास बेस्ड को आपस में क्या करता है, रिलेट करता है। क्लियर? दूसरा टॉपिक आपका आता है यहां पर इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, आइए हम उसको भी समझते हैं। जैसे सपोज कीजिए, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे कि मेरे पास एक बोतल है जिसमें वाटर फिलअप है। मैं क्या करता हूं, इस वॉल्यूम की बात करता हूं कि यहाँ पर जो वाटर है इसका कुछ ना कुछ डेंसिटी होगा। अगर हम बात करें वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं क्या करता हूं, इस बोतल में जो वाटर फिलअप है इसको थोड़ा सा पी लेता हूं। पहले से वाटर का वॉल्यूम क्या हुआ है, कम हुआ है। क्या वाटर के वॉल्यूम के कम होने से क्या इसकी डेंसिटी पर, क्या इसके फ्रीजिंग पॉइंट पर, क्या इसके बॉइलिंग पॉइंट पर कोई कमी आई है? बिल्कुल नहीं। यानी यहाँ पर हमने क्या देखा कि वाटर का वॉल्यूम कम हो जाने के बाद भी इसके फ्रीजिंग पॉइंट में, इसके मेल्टिंग पॉइंट के अंदर, इसकी डेंसिटी के अंदर कोई भी चेंज नहीं आया है। तो ऐसी टाइप की प्रॉपर्टीज हमारी क्या होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। यानी इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, ऐसी प्रॉपर्टीज किसी भी टर्म्स की या फिर किसी भी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें अगर, कि जो चेंज ना हो, जो चेंज ना हो उसको हम बोलेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में। अब जैसे कि सपोज करो मैंने क्या किया, एक गिलास लिया। इस गिलास में क्या किया, मैंने वाटर को फिलअप किया हुआ है। ये गिलास रखा हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस पर। मैं क्या करता हूं, इसी गिलास को क्या करता हूं, जिसमें वाटर फिलअप था, मैंने इसको कर दिया 125 डिग्री सेल्सियस पर रख दिया। तो क्या होगा, मैं देखता हूं कि इस ग्लास में रखा हुआ वाटर जो था उसके सरफेस से वाटर के मॉलिक्यूल्स एक्साइटेड होकर क्या होंगे, एवेपोरेट हो जाएंगे। और एवेपोरेट होने के चक्कर में क्या होगा, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम। मतलब मैंने जैसे ही टेम्परेचर को क्या किया, बढ़ाया, वॉल्यूम क्या हो गया, कम। मतलब टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम। मैं जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम लगातार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो वॉल्यूम अगर चेंज हो रहा है तो वॉल्यूम कैसी प्रॉपर्टी हो गई, वॉल्यूम हो गई हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी।
कैसी प्रॉपर्टी होगी बच्चों? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई है। मतलब वॉल्यूम बेस्ड जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म्स हमारी होती हैं एक तरीके से एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। लेकिन अगर बात करते हैं मास के बारे में, आप जैसे सपोज कीजिए कि आप किसी एसी वाले कमरे में बैठे हुए हैं और आपका कोई ना कोई मास है। अगर मैं आपको क्या करूँ, कड़ी धूप में ले जाकर खड़ा कर दूं तो क्या आपका वहां पर मास कम हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, आपका वहां पर भी मास वही बना रहेगा जब आप एसी वाले कमरे में बैठे हुए होते हैं। मतलब आपका मास आपके टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करता है। मतलब हमारा मास कैसा हो गया? मास जो हो गया वो हो गया इंटेंसिव प्रॉपर्टी। यानी मास हमारा किस प्रॉपर्टी से रिलेट करता है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी से रिलेट करता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है और इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में। और ये भी हमने देख लिया कि हमारे जितने भी वॉल्यूम बेस्ड कंसंट्रेशन टर्म्स हैं वो टेम्परेचर डिपेंडेंट हैं। यानी ये सभी क्या है? हमारी टेम्परेचर डिपेंडेंट। लेकिन हमारी मास बेस्ड कंसंट्रेशन टर्म्स कैसी हमारी है? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हमारी है। तो यहाँ पर हमें तीन बातें हमेशा याद रखनी है। पहली बात क्या याद रखनी है कि यहाँ पर हम लोग वॉल्यूम बेस्ड कंसंट्रेशन टर्म्स को मास बेस्ड कंसंट्रेशन टर्म्स में अगर इंटर कन्वर्ट करते हैं तो हमें डेंसिटी की जरूरत पड़ेगी। सेकंड पॉइंट हमने क्या देखा, जितनी भी हमारी वॉल्यूम बेस्ड कंसंट्रेशन टर्म्स हैं वो हमारी कैसी प्रॉपर्टीज हैं? एक्सटेंसिव। क्योंकि मास बेस्ड कंसंट्रेशन टर्म्स हमारी कैसी है? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। थर्ड पॉइंट हमने देखा कि वॉल्यूम बेस्ड कंसंट्रेशन टर्म्स हमारे टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, क्योंकि मास बेस्ड कंसंट्रेशन टर्म्स हमारा टेम्परेचर पर क्या है? इंडिपेंडेंट है। क्लियर? ये होगी हमारी आज की छोटी मोटी बातें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। अब आप इसको नोट कर लीजिए, अगर आपको लगता है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और फिर हम बात करते हैं अपनी सबसे पहली वॉल्यूम बेस्ड कंसंट्रेशन टर्म्स परसेंटेज बाय वॉल्यूम के बारे में। क्लियर? चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स परसेंटेज बाय वॉल्यूम के बारे में। देखिए यहाँ पर आपको परसेंटेज बाय वॉल्यूम में आपको परसेंटेज गिवन है, तो उसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ऑन द बिहाफ ऑफ 100 के बेस पर। यानी कि यहाँ पर हम लोग जब भी लेट करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन या फिर मास ऑफ सॉल्यूशन हम क्या लेंगे? वॉल्यूम लेंगे 100 ml या फिर मास ऑफ सॉल्यूशन की तरह लेंगे 100 ग्राम लेकर ही कंसीडर करेंगे। कब तक? जब तक कि हमें वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन या फिर मास ऑफ द सॉल्यूशन गिवन ना हो। अगर गिवन है तो हम उसी के बेस पर बात करेंगे और उसका परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। सेकंड पॉइंट में मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ऊपर वाला भी, यानी कि जो आपका क्या होगा, जो आपका न्यूमरेटर होगा वो आपका क्या होगा? वो बताएगा अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट। क्या बताएगा? आपका अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट। क्योंकि वॉल्यूम है तो ये किसमें होगा? मिलीलीटर में। जबकि आपका जो डिनोमिनेटर है यानी नीचे वाला जो v है वो किसको शो करता है? आपकी अमाउंट ऑफ द सॉल्यूशन। यानी ये भी किसमें होगा? मिलीलीटर। वॉल्यूम है आपका तो क्या होगा? ये भी मिलीलीटर में होगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर हमारा जो सॉल्यूट है वो भी मिलीलीटर में है और जो हमारा वॉल्यूम है वो कितना है? 100 ml। तो हम यहाँ पर इसकी डेफिनेशन को बनाते हैं। उसकी डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन देखिए, द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट इन वॉल्यूम। वॉल्यूम के पैकेट में देंगे मिलीलीटर, मिलीलीटर में लेंगे हम लोग द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट इन वॉल्यूम पर 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। ये क्या होगी? आपकी डेफिनेशन। अगर बात करते हैं इसके फॉर्मूले के बारे में, परसेंटेज V अपॉन V क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। क्लियर? तो ये आपका क्या हो गया? फॉर्मूला बन गया परसेंटेज वॉल्यूम का, जिसमें हमने क्या देखा? सॉल्यूट हमारा क्या है? वो वॉल्यूम है। इसे आप मिलीलीटर में कंसीडर करेंगे, इसे भी मिलीलीटर में। हाँ, अगर आप इसे लीटर में लेते हैं तो यहाँ पर भी आपको क्या करना होगा? इसे लीटर में ही रिप्रेजेंट करना होगा। क्लियर? देखिए हम एक एग्जाम्पल को लेकर इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैंने आपका पहला एग्जाम्पल लेता हूं कि मैंने लिखा यहाँ पर 40% इथेनॉल सॉल्यूशन। अब यहाँ पर 40% इथेनॉल सॉल्यूशन का मीनिंग, या फिर मैं इसको दूसरे वर्ड में बोलता हूं 40% एक्वस इथेनॉल सॉल्यूशन।
यानी इसका मतलब ये हो गया कि इथेनॉल को किसी सॉल्वेंट में डिजोल्व किया गया है। अब सॉल्वेंट तो आपको यहाँ पर क्या है, अननोन है। तो अगर आपके पास सॉल्वेंट गिवन नहीं है तो आप क्या करेंगे, वाटर को क्या करेंगे, आप वाटर को एज अ सॉल्वेंट कंसीडर करने वाले हैं। वाटर को क्या करेंगे आप, एज अ सॉल्वेंट कंसीडर करेंगे। यानी 40% इथेनॉल सॉल्यूशन लिखा होगा या फिर एक्वस इथेनॉल सॉल्यूशन लिखा होगा, तो दोनों ही केसेस में आप क्या करेंगे, यहाँ पर वाटर को एज अ सॉल्वेंट कंसीडर करेंगे। अगर आपको सॉल्वेंट ना दिया गया हो तो, अगर दिया गया है तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर 40% इथेनॉल सॉल्यूशन, यानी 40% का मीनिंग क्या होता है, 40% मीनिंग हो गया यहाँ पर ये कि 100 ml, यानी कि लेट करते ही क्या करेंगे, लेट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना आपके पास है, 100 ml। तो जो सॉल्यूट यानी इथेनॉल मिक्स किया था कितना था, वॉल्यूम ऑफ द इथेनॉल क्या हो जाएगा, 100 ml, तो क्या हो जाएगा 40%। और 100 का 40% मतलब 100 into 40/100, आप बंद कर जाएगा और क्या रह जाएगा 40 ml। तो वॉल्यूम ऑफ द वाटर कितना होगा, यानी अगर सॉल्वेंट की अगर बात करते हैं, ये आपका क्या था सॉल्यूट और ये आपका क्या है सॉल्वेंट। तो ये सॉल्वेंट कितना होगा 100 माइनस 40 कितना हो गया 60 ml। देखिए आपका सॉल्वेंट कितना निकला 60 ml। तो क्या हम जानते हैं कि सॉल्वेंट वो होता है जो क्या हो सॉल्यूशन में लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट हो, और आपका वाटर यहाँ पर क्या है लार्जर अमाउंट में, क्योंकि इथेनॉल क्या आपका 40 ml में, क्लियर, यानी कि स्मॉलर अमाउंट में प्रेजेंट है। तो ये आपका क्या होगा, एक एग्जाम्पल हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग एक आध क्वेश्चन और करते हैं इसके बारे में। देखिए चलिए अब बात करते हैं हम लोग एक सिंपल क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि मैंने आपके बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए इफ 25 ml ऑफ इथेनॉल आर डिसॉल्व्ड इन 75 ml ऑफ द वाटर, कैलकुलेट द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द इथेनॉल। तो देखिए जरा आपको क्या गिवन है, 25 ml ऑफ इथेनॉल, यानी इथेनॉल कितना आपको दिया गया है 25, क्या किया गया इसे डिसॉल्व किया गया है, मतलब ये क्या हो गया, ये कंफर्म हो गया कि ये क्या आपका, ये आपका क्या है सॉल्यूट डिसॉल्व, किसमें डिसॉल्व किया गया है 75 ml, कितना वॉल्यूम है 75 ml, किसमें डिसॉल्व किया गया है वाटर। तो वाटर आपका क्या हो गया है सॉल्वेंट। तो आपको क्या क्या गिवन है जरा इसको नोट कर लेते हैं हम लोग एक बार। देखिए आपको गिवन है वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट, कितना है आपको 25 ml। आपको क्या गिवन है वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट कितना है 75 ml। अब आपका सॉल्वेंट क्या है वाटर है, तो आप चाहो तो यहाँ पर सॉल्वेंट की जगह पे क्या कर सकते हो वाटर कर सकते हो, और सॉल्यूट आपको क्या दिया गया इथेनॉल, तो सॉल्यूट की जगह पे क्या कर दो आप इसे इथेनॉल चेंज करके लिख लो, 25 ml हो गया और 75 ml। आपको वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना दिया गया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया गया आपको सॉल्यूशन कितना दिया गया है, तो आप पहले क्या करोगे वॉल्यूम ऑफ क्या निकालोगे सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ किसका निकालोगे आप सॉल्वेंट, और कितना दिया गया आपको 25 प्लस 75, तो टोटल कितना हो गया आपके पास 100 ml। अब आप क्या करेंगे परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम निकालेंगे, परसेंटेज वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम क्या होता है फॉर्मूला, हमारा फॉर्मूला परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम फॉर्मूला क्या था, वॉल्यूम ऑफ द इथेनॉल यानी सॉल्यूट ऊपर रखा है कितना 25 अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना 100 इनटू परसेंटेज के लिए क्या करते हैं 100, इसको क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 25%, यानी इथेनॉल आपका कितना परसेंटेज है 25% है। तो आपका परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम किसके लिए निकला, ये निकला फॉर इथेनॉल के लिए, किसके लिए इथेनॉल, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल कितना निकला आपका 25%। आप इसे भी नोट कर लीजिए। फिर हम लोग करते हैं टफ क्वेश्चन, तो थोड़ा सा क्या होगा लॉजिकली क्या होगा चेंज होगा, प्लीज नोट डाउन। चलिए अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको क्वेश्चन गिवन है हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ इथेनॉल शुड बी एडेड इन 250 ml ऑफ वाटर टू ऑब्टेन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 80% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे कि आपको क्या गिवन है 80%, आपको गिवन है 80% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ क्या सॉल्वेंट, मतलब ये तो क्लियर हो गया ना, आपको क्या क्लियर हो गया कि आपका जो सॉल्यूशन है क्या कंटेन करता है सॉल्यूट कंटेन करता है प्लस सॉल्वेंट,
और सॉल्वेंट कितना आपके पास 80%, सॉल्यूशन कितना है आपके पास 100%, तो सॉल्यूशन और 100% सॉल्वेंट 80%, तो सॉल्वेंट कितना बचेगा आपके पास ऑब्वियसली 20%, मतलब 80% सॉल्वेंट in solution means that solution consists 20% volume of the solvent। तो हम क्या करेंगे, उसका वही फॉर्मूला लगाएंगे क्या, परसेंटेज V अपॉन V किसके लिए, ऑफ सॉल्यूट, इधर क्या लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, यानी वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इनटू क्या कर देंगे इसका 100। चलिए सॉल्व करते हैं। आपको परसेंटेज सॉल्यूट कितना दिया गया 20%, तो आपने क्या किया यहाँ पर, यहाँ लिख दिया 20% इक्वल टू वॉल्यूम मुझे मालूम नहीं, तो मैं इसको क्या करता हूँ V कंसीडर, सॉल्यूट यहाँ पर V कंसीडर प्लस सॉल्वेंट कितना दिया गया आपको, सॉल्वेंट दिया गया है 250 ml ऑफ वाटर, की वाटर हमें हमें से क्या करना है एज ए सॉल्वेंट कंसीडर करना है, तो हमने वाटर कितना ले लिया 250 इनटू क्या हो गया इसका 100 हो गया, तो 20 का हम कैलकुलेट करना रहेगा 5 या 25 से कितना हो गया, अब 5V इक्वल टू क्या हो जाएगा V प्लस 250, तो क्या हो जाएगा 4V इक्वल टू 250, तो V इक्वल टू क्या हो गया 250 अपॉन 4, इसको सोल्व कर दोगे 4 6 जा 24 कैरी 1 10 4 2 जा 8 कैरी 2 4 5 जा 20 62.5 ml, यानी कि हमसे क्या बोला गया है, हमसे बोला गया है इसका मीनिंग क्या हो गया, आंसर क्या हो गया 62.5 मिलीलीटर ऑफ इथेनॉल should be added in 250 ml of water to obtain 80%, obtain a solution, क्या हो गया जी, पेन गड़बड़ करने लगा है, a solution contain 80% volume by volume of solvent, ये आपका क्या हो गया पूरा आंसर हो गया। आप लास्ट में क्या लिखेंगे कि 62.5 ml of ethanol should be added in 250 ml of water to obtain a solution containing 80% volume by volume of the solvent, please note down। चलिए अब बात करते हैं हम लोग अपनी सेकंड कंसीडरेशन टर्म्स परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। देखो जैसा कि मैंने आपको पहले वाली बताई थी कि परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में क्या बताया था, बिल्कुल सिमिलरली ही यहाँ पर भी हम लोग इसकी डेफिनेशंस को क्या करेंगे फॉर्म करेंगे। अगर बात करते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में तो देखो क्या है, परसेंटेज वही काम करना है, लेट करना है 100, यहाँ पर वॉल्यूम नीचे क्या शो करता है, नीचे वाला भी शो करता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के बारे में, क्योंकि ऊपर वाला W क्या शो करता है हमारा वेट ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना लेंगे हम लोग 100 ml लेंगे, तो उसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, बिल्कुल वैसी ही बनेगी जैसे कि हमारी परसेंटेज बाय वॉल्यूम में बनेगी। क्या, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि हमारी स्मॉल यूनिट है कौन सी वाली ml है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे ग्राम लेंगे, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन grams per 100 ml of the solution, the amount of solute in grams per 100 ml of the solution, या क्या होगी इसकी डेफिनेशन बन गई। अगर बात करते हैं इसके फॉर्मूले के बारे में तो परसेंटेज W by B क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मिलीलीटर में इनटू 100, ये क्या हो गया आपका सेकंड हो गया। लेकिन यहां पर हमें एक बात दिमाग में रखनी है जो हमारी वॉल्यूम परसेंटेज में नहीं थी। देखो क्या,
हमने वॉल्यूम बाई यानी कि परसेंटेज बाई वॉल्यूम यानी V अपन V वाले में क्या किया था, जब हमने बात की थी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो हमने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट को और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट को क्या कर दिया था, ऐड। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका वेट है सॉल्यूट, जबकि सॉल्यूशन आपका क्या है वॉल्यूम। तो देखिए जरा यहाँ पर क्या बात होगी, सपोज करो आपके पास एक ग्लास है, इस ग्लास में पानी भरा हुआ है यहाँ तक। अब आप क्या करते हैं, यहाँ पर कम से कम 2 स्पून यानी आप क्या करते हैं 2 स्पून क्या करते हैं शुगर क्या कर देते हैं आप इसमें ऐड कर देते हैं। तो क्या होगा, क्या इसके वॉल्यूम के लेवल पर कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं, या फिर बहुत थोड़ा पता भी नहीं चलेगा। क्लियर। अगर मैं 2 की जगह पे क्या कर दूं 2 स्पून और बढ़ा दूं, 2 स्पून और डाल देता हूं, तो क्या होगा, क्या इसके वॉल्यूम में कोई चेंज आएगा, वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रहा है। मतलब मैं सॉल्यूट के अमाउंट को थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा बहुत बढ़ाता जाऊं अगर, तो उसके वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन यानी कि जो हमारा वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट होगा वही हमारा क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमारे लिए एक नोट करने वाली बात क्या होगी हमेशा, कि हम जो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट होगा, जो हमारा वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट इक्विवेलेंट लेंगे हम लोग किसके, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन के। इस बात को हमें क्या करना अपना कंसीडर करके चलना है। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि चीनी हम कितनी भी अमाउंट में थोड़ी बढ़ाते चले जाए पानी में, तो ऐसा नहीं कि पानी हमारा यानी जो वाटर होगा हमारा यानी जो सॉल्वेंट होगा वो डबल या ट्रिपल हो जाएगा। हमारा सॉल्वेंट वही रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। जो थोड़ा बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट में जो चेंजेस आएगा उसको हम क्या मान लेंगे, तो एरर या उसको लीव कर देंगे। क्लियर। तो यहाँ पर इस बात को ध्यान रखना। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल को लेकर बात करें अगर, तो एग्जाम्पल आपको बोला गया 10% NaCl सॉल्यूशन। अब यहाँ पर हमने आपको क्या बोला 10% NaCl सॉल्यूशन, तो यहाँ पर आपको बताया गया है सॉल्वेंट क्या है, नहीं, तो क्या कंसीडर करेंगे वाटर। अब वाटर क्या है हमारा सॉल्वेंट। अब हमने आपसे क्या बात करी, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, यानी जो सॉल्वेंट का वॉल्यूम होगा वही हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा। 10% NaCl सॉल्यूशन है, तो हम क्या कहेंगे, इसका मीनिंग क्या होगा, 10% NaCl सॉल्यूशन मीन्स दैट 100 ml of solution containing 10 gram of NaCl। क्लियर। यानी इसका मीनिंग क्या हो गया कि 100 ml of solution contain 10 ग्राम ऑफ NaCl, यानी कि आपका जो NaCl जो सॉल्यूट होगा उसका मास कितना निकला, उसका वेट कितना है 10 ग्राम, और सॉल्यूशन कितना हमारा 100 ml। क्लियर। आप इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए बात करते हैं अपने अगले एग्जांपल को लेकर। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है 30% यूरिया सॉल्यूशन, ब्रैकेट में लिखा है W/V, मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि हमारे पास अगर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन है तो वो कितना कंटेन करता है यूरिया 30 ग्राम। लेकिन अगर साथ में आपको दे दिया है कंडीशन कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया गया 1.02 ग्राम पर मिलीलीटर, मतलब आपको W/V का परसेंटेज दिया गया है, तो आप क्या करेंगे, अगर आपको क्या करना है W/W भी निकाल सकते हैं। कैसे, क्योंकि डेंसिटी दिया गया है और डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन गिवन, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन गिवन, तो मास ऑफ द सॉल्यूशन क्या करेंगे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, और मास ऑफ द सॉल्यूशन को कैलकुलेट करने के बाद हम लोग क्या इजीली निकाल सकते हैं परसेंटेज W/W। बिल्कुल मैंने आपसे कहा था ना कि अगर हम डेंसिटी का यूज करेंगे तो वॉल्यूम बेस्ड कंसंट्रेशन टर्म्स को हम लोग मास बेस्ड कंसंट्रेशन टर्म्स में आराम से क्या कर सकते हैं इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, और ऐसे ही न्यूमेरिकल को हम लोग देखने को मिलेगा भी आगे। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड मोलरिटी के बारे में, और मोलरिटी के बाद उसके एग्जाम्पल करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों को कॉम्बिनेशन करेंगे परसेंटेज बाई वेट को लेकर, परसेंटेज बाई वेट बाई वॉल्यूम, परसेंटेज बाई वॉल्यूम और मोलरिटी को लेकर। क्लियर। आप पहले इसको नोट कर लो। चलिए अब बात करते हैं हम लोग अपनी थर्ड कंसंट्रेशन टर्म्स परसेंटेज बाई वेट। वैसे तो ये मास बेस्ड कंसंट्रेशन टर्म्स है, लेकिन हम लोग उसको पहले इसलिए पढ़ रहे हैं कि इसकी डेफिनेशन बिल्कुल पहले दोनों की तरह है, यानी परसेंटेज बाई वॉल्यूम एंड परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम की तरह ही हम लोग इसकी आसानी से बना सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पर परसेंटेज बाई वेट दिया गया है, तो हम लोग इसको इसकी डेफिनेशन बनाएंगे, वो क्या होगी, ऊपर वाला W किसको शो करता है वेट ऑफ द सॉल्यूट, और नीचे वाला W क्या करेगा वेट ऑफ द सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसकी थ्योरी क्या हो जाएगी हमारी, द अमाउंट ऑफ
द सॉल्यूट इन ग्राम पर। अब ये आपका ग्राम में दिया गया है तो हम लोग क्या करेंगे, पर 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन कंसिस्ट करेंगे। क्लियर है ना? ये हमारा क्या हो गया फॉर्मूला, इसका हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं परसेंटेज W बाई W। तो ऊपर हमारा क्या हो जाएगा, वेट ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। यहाँ पर क्या हो गया फॉर्मूला, ये आपकी क्या हो गई डेफिनेशन। क्लियर है? अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल को लेकर। एग्जाम्पल में जैसे कि मैंने आपको क्या बोला, जैसे कि मैं आपको बोल दूं कि आपने क्या किया 40 ग्राम, लिख देता हूं, इफ वी एड 40 ग्राम ऑफ शुगर इन 160 ग्राम ऑफ वाटर, then calculate mass percentage of the sugar। आपको शुगर की मास परसेंटेज निकालनी है। तो आप क्या करोगे, आपने क्या किया यहाँ पर W परसेंटेज W बाई W। तो आप क्या करोगे, ऊपर आपका क्या दिया गया 40 ग्राम ऑफ शुगर दिया गया है, यानी वेट ऑफ द सॉल्यूट आपको गिवन है। तो आपने क्या लिखा, वेट ऑफ द सॉल्यूट, नीचे क्या दिया गया आपको, वेट ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। अब देखो वेट ऑफ द सॉल्यूट कितना आपका 40 ग्राम, तो आपने ऊपर लिख दिया 40, नीचे वेट ऑफ द सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन तो दिया नहीं गया लेकिन मुझको दिया गया 160 ग्राम ऑफ वाटर। ये आपका क्या है, ये आपका सॉल्वेंट। और ये क्या है 40 ग्राम ऑफ शुगर, ये क्या आपका, ये आपका सॉल्यूट। तो सॉल्यूट का कितना है 40 प्लस कितना है 160 इंटू क्या कर देंगे 100। क्या हो जाएगा 40 अपॉन 200 इंटू 100, W 220 जाए, यानी कितना हो गया आपका आंसर आ गया 20%। क्लियर? आप इसको नोट कर लीजिए। तो हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड एग्जांपल। आपको अगला क्वेश्चन दिया गया है, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस A to 18 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूट। आपको निकालना है, और क्या निकालना है साथ में आपको, मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्वेंट। अगर हम किसी एक का मास परसेंटेज निकल जाए तो दूसरे का आसानी से निकाल लेंगे। तो जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग निकालते थे परसेंटेज W बाई W ऑफ, किसका निकालना हमें, हम सॉल्यूट का निकालते हैं पहले। तो ऑफ सॉल्यूट आपने लिखा सॉल्यूट और ब्रैकेट में लिखिए सब्सटेंस A। तो कितना हो जाएगा, अब आपको ऊपर क्या करना है, एज अ फॉर्मूला क्या करना है, आपको सॉल्यूट का वेट देखना है। सॉल्यूट यहाँ पर कितना है, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस A। यहाँ पर क्या है सॉल्यूट कितना है 2 ग्राम, मैंने क्या दिया 2, किसमें ऐड किया गया है 18 ग्राम ऑफ वाटर में। 18 ग्राम वाटर क्या है आपका सॉल्वेंट। तो नीचे क्या है वेट ऑफ द सॉल्यूशन, वेट ऑफ द सॉल्यूशन मतलब 2 ग्राम सॉल्यूट प्लस 18 ग्राम सॉल्वेंट, और इंटू क्या कर दिया मैंने इसको 100। तो कितना हो जाएगा 2 अपॉन 20 इंटू 100। जैसे कि गया कितना हो गया 2 से 2 गया, कितना बचा आपका ये 10%, मतलब परसेंटेज वेट बाई वॉट, यानी कि परसेंटेज W बाई W ऑफ दी सॉल्यूट कितना है 10%। तो परसेंटेज वेट बाई वेट ऑफ दी सॉल्वेंट कितना निकालोगे 100 माइनस क्या कर दो 10, कितना हो जाएगा 90%। मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्वेंट भी क्या निकल दिया हमने 90%। क्लियर हो गया? इसको नोट कर लीजिए। तो हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं अपनी फोर्थ कंसंट्रेशन टर्म्स मोलरिटी के बारे में। इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से। देखिए इसकी डेफिनेशन से अगर बात की जाए तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन होती है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट
प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। क्या हो गई? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। उसका फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग क्या? मोलैरिटी। इसे कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, अभी बताया। ऊपर क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लीटर में है 10। ये आपका क्या होगा? एज अ डेफिनेशन, इसका फॉर्मूला हो गया। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? आपने क्या किया? कैपिटल एम इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एन से। क्योंकि सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स है तो सफिक्स में हम लोग लिखेंगे सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम क्या है? वी किस में दिया गया है? लीटर में। ये आपका क्या हो गया? एज अ फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया। अगर आपका वॉल्यूम यानी जो लीटर में है इसको मिलीलीटर में कर दें, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम। मिलीलीटर में तो क्या करोगे आप? इनटू 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या होगा? आपका मोलैरिटी का फॉर्मूला चेंज कर दिया मैंने इसमें। यहां पर आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स यानी स्मॉल एन। इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, यानी कि सॉरी इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो उसका जो पहला फॉर्मूला होता है हमारा, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो जनरली यूज करते हैं नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, क्या होता है कि आपको उस सब्सटेंस का क्या होगा? गिवन मास। गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस ऑफ द, लगा दो ज्यादा अच्छा रहेगा, ऑफ द सब्सटेंस अपॉन उसी सब्सटेंस का क्या? मोलर मास। मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। ये क्या हो गया? आपका पहला फॉर्मूला हो गया, जिससे कि आप क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। गिवन मास को जनरली हम लोग किससे शो करते हैं? स्मॉल एम से। इसको कैपिटल एम से शो करते हैं। इसको याद रखना। क्लियर? सेकंड क्या है आपका? सेकंड तरीका क्या है? नंबर ऑफ मोल्स को निकालने का तरीका क्या है कि आपको दिया गया है गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इसमें आप क्या डिवाइड करते हैं? एन ए। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर का जैसे किसी भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स में जो कि गिवन है उसमें डिवाइड करके क्या होगा? आपके एन, यानी कि आपके नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे? कैलकुलेट हो जाएंगे। एग्जाम्पल समझिए, हमें अच्छी तरह मालूम है वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस कंटेन Na मॉलिक्यूल्स। यानी कि अगर ए सब्सटेंस अगर है और उसका 1 मोल है तो कितने इसके पास मॉलिक्यूल्स होंगे? Na मॉलिक्यूल्स होंगे। तो अगर हम बात करते हैं 5 मोल के बारे में तो हम क्या करते थे? 5 का मल्टीप्लाई कर दिया करते थे 5 का मल्टीप्लाई कर दिया करते थे Na मॉलिक्यूल्स में, यानी 5 Na मॉलिक्यूल्स हो गए आपके पास। अगर आपको यहीं से पता करना हो कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे पता करेंगे, यही 5 मोल पता करना हो तो हम 5 मोल पता करने के लिए, यानी इसको पता करने के लिए क्या करेंगे? यानी 1 मोल को पता करने के लिए क्या करेंगे? 5 का डिवाइड कर दो, 5/5 क्या हो गया? Na। मतलब नंबर ऑफ मोल्स निकालना है और आपको टोटल पार्टिकल कितना दिया गया? 5 Na। आपने क्या किया? एवोगैड्रो नंबर डिवाइड कर दिया, कट गया, क्या हो गया? Na5। ये तो हमारा 5 था। 5 मोल्स में कितने होंगे? 5 Na। कितने होंगे? 5 Na होंगे। 5 मोल ऑफ ए सब्सटेंस कंटेन 5 Na मॉलिक्यूल्स। तो हमने 5 Na रखे, Na का डिवाइड कर दिया एवोगैड्रो नंबर्स का, तो क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स हमें कैलकुलेट हो गया। यानी ये हमारा फॉर्मूला काम आ सकता है ये भी एज अ पार्टिकल्स बेस पर। अगर हमें मास गिवन है, गिवन सब्सटेंस का मोलर मास हमें मालूम है, यानी कि यूरिया जैसे बोला जाए, जैसे कि मैं आपको बात करता हूँ यूरिया। अब आपको यूरिया का फॉर्मूला मालूम होगा तो आप क्या करोगे? इसे नोट डाउन कर लोगे, NH2CO NH2। फॉर्मूला पता हमें, उसका क्या हो जाएगा? 60। इसी तरीके से 2-3 हमारे पास और इम्पोर्टेंट है, चाहे वो ग्लूकोज हो 180,
हमारे पास सुक्रोज और 342। इस तरीके से हम क्या करेंगे, सभी का मोलर मास कैलकुलेट करके याद कर देंगे। जैसे मैंने पीडीएफ में क्या कर रखा है, डाल रखा है। आप पीडीएफ से वहां पर जो आपके सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूलेज हैं, जैसे यूरिया, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, इस तरीके से, तो मैंने उसमें क्या कर रखा है, डाल रखा है। आप वहां से उसे याद कर लीजिए। फिलहाल आप इसे नोट कीजिए, फिर इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, न्यूमेरिकल लगाते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं मोलरिटी के अपने पहले एग्जाम्पल की तरफ। आपको पहला एग्जाम्पल दिया गया है, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ NaOH इन द सॉल्यूशन prepared by dissolving its 4 gram of in enough water to form 250 ml of the solution। तो सबसे पहले हम लोग ये नोट डाउन करते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है और क्या निकालना है। हमें क्या निकालना है, मोलरिटी, यानी कि हमें कैपिटल एन क्या करना है, कैलकुलेट। हमें गिवन क्या है, हमें NaOH बताया गया है कि NaOH कितना दिया गया है, NaOH in the solution prepared by dissolving its 4 gram, यानी वेट ऑफ NaOH दिया गया है। यानी हम यहाँ पर लिखेंगे मास ऑफ द NaOH कितना, 4 ग्राम। और मोलर मास फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, मोलर मास ऑफ द NaOH कितना निकालेंगे, Na। सोडियम का कितना होता है 23, ऑक्सीजन कितना होता है 16 और हाइड्रोजन का 1, तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा, टोटल निकलेगा 40, क्योंकि मोलर मास जैसे ग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो मास कितना निकला 4 ग्राम, मोलर मास कितना निकला 40 ग्राम। तो मास इसको मैं कह सकता हूं W फॉर सॉल्यूट, ये क्या हो गया हमारा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्लियर, कितने में किया गया, इन एनफ वाटर टू फॉर्म 250 ml ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि हमने क्या लिखा, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना है 250 ml, यानी इसको हम लिख देते हैं V ऑफ सॉल्यूशन। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, हमारा मोलरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मिलीलीटर है अगर तो क्या कर देंगे 1000 का मल्टीप्लाई। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, यानी कि W ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू नीचे क्या दिया गया, वॉल्यूम मिलीलीटर में सॉल्यूशन का इनटू 1000। तो हमको कौन कौन सी वैल्यू दी गई है, देखो जरा। हमको वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया गया है 4 ग्राम, हमने क्या कर दिया 4 इंटू 1000 अपॉन मोलर मास कितना दिया गया है 40 ग्राम, तो 40 ग्राम। आप चाहो तो ग्राम में लिखना, चाहो ग्राम लिख दो, 4 ग्राम इधर, आप लिख दो 40 ग्राम इधर, ग्राम से ग्राम कट ही जाएगा। इधर आपको वॉल्यूम कितना दिया गया है, वॉल्यूम दिया गया 250 ml, तो 250 को काटोगे कितना टाइम जाएगा, ये 4 टाइम्स। क्लियर, और 4 10 जा तो कितना हो गया, ये 0.4, ये कितना हो गया, मोलरिटी अब कितनी आ गई 0.4। शो किससे करते हैं, कैपिटल M से, तो आंसर कितना हो जाएगा 0.4 मोलरिटी, यानी 0.4 M। M को शो करते हैं, यानी जो इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है यहाँ पर, वो होता है मोलर। क्या होता है, मोलर। तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.4 मोलर। क्लियर, आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने सेकंड एग्जांपल की तरफ। देखिए सेकंड एग्जांपल क्या है, 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिसॉल्व्ड इन सफिशिएंट वाटर टू प्रोड्यूस 2 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पर ये ग्राम में दिया गया है, जबकि हमारा सॉल्वेंट किसमें दिया गया है, लीटर में। तो हम क्या करेंगे, इस लीटर को किसमें चेंज कर देंगे, मिलीलीटर में, पहली बात। दूसरी बात क्या है, आपको यूरिया दिया गया है जो कि डिसॉल्व्ड है, तो आपका सॉल्यूट क्या हो गया, यूरिया। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, वेट, यहाँ पे आप ऐसे लिख दीजिए, मास ऑफ द यूरिया कितना है 30 ग्राम। अगर हम बात करते हैं मोलर मास को लेकर, मोलर मास ऑफ द यूरिया, मोलर मास। अब मोलर मास फॉर्मूला क्या होता है, NH2CO NH2। अब यूरिया का फॉर्मूला क्या है, NH2CO NH2, तो उसका मोलर मास क्या फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा, 2N, यानी N2 मतलब 20 कितना हो जाएगा 8, 2 2 4H कितना हो गया 4H, एक कार्बन है कितना हो जाएगा 12 और प्लस ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 16। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा आपको, टोटल 60, यानी मोलर मास कितना निकला आपका 60 ग्राम। क्लियर हो गया। तो यहां से आप नंबर ऑफ मोल्स किसका निकालोगे, यूरिया। तो क्या मिलेगा आपको, W ऑफ
हमारा लिख देता हूँ W ऑफ यूरिया अपॉन मोलर मास ऑफ यूरिया कितना हो गया 30/60 ग्राम। आपस में कट जाएगा कितना मिलेगा हमें 1/2 मतलब 0.5 मोल 0.5 मोल्स। अब हम क्या करेंगे वाटर यानी मोलरिटी निकालेंगे। मोलरिटी का फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया यानी सॉल्यूट का अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। अब वॉल्यूम सॉल्यूशन कितना है 2 लीटर है उसको क्या कर देंगे 2000 इनटू क्या कर देंगे 1000 या फिर आप जैसे लीटर में ले लेते तो 1000 यूज नहीं करते हम लोग। इसको काट दोगे कितना चला जाएगा 2 टाइम्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया कितना दिया गया हमें 0.5 कितना है 2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा हमें 0.25। अब मोलरिटी है तो इसलिए क्या मिल जाएगा m मतलब आंसर क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा 0.25 मोलर। कितना हो जाएगा आंसर हो जाएगा 0.25 मोलर। आप उसको भी नोट कर लीजिए। फिर एक बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं जो हमारा परसेंटेज बाय वॉल्यूम और मोलरिटी तीनों को यूज करेगा। चलिए नोट कीजिए। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। आपको क्वेश्चन गिवन है 5 मोल्स ऑफ ग्लूकोज आर डिसॉल्व्ड इन 2 लीटर ऑफ वाटर if density of resulting solution is 1.5 gram per milliliter, then calculate percentage weight by volume, second percentage by weight and third molarity। तो हम लोग क्या करते हैं एक एक करके सबको डिफाइन करते हैं। तो हमको गिवन क्या क्या है हमको गिवन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज यानी सॉल्यूट यानी आपको गिवन क्या है आप उसको पहले नोट कर लीजिए। आपको गिवन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है आपको 5 मोल्स और आपको क्या गिवन है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो यहां से हम लोग निकालेंगे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट जो हमें मिलेगा 180। क्लियर है ये आपको मिल गया। अब आपको क्या दिया गया है 2 लीटर ऑफ वाटर यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी ले सकते हैं आप तो क्योंकि हमारे यहाँ पर भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वेट दिया गया है तो हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। डेंसिटी दी गई है तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना दिया गया आपको 2 लीटर यानी कि 2000 मिलीलीटर। चलो पहला क्वेश्चन ए पार्ट करते हैं हम लोग परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम को लेकर। देखिए परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम क्या निकलेगा हमारा यहाँ पर हमें क्या करना है मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। मास ऑफ द सॉल्यूट कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स दिया गया है तो हम क्या करेंगे यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है मास अपॉन मोलर मास। तो यहाँ से मोलर मास गिवन है नंबर ऑफ मोल्स गिवन है तो m निकलेगा क्या हो जाएगा m 5 इंटू मोलर मास कितना होता है 180। तो मास कितना निकला 5 इंटू 180। तो हमने यहाँ रखा 5 इंटू 180 अपॉन 2000 इंटू क्या रखा 100 काटा पीटी किया इधर काटा 2 9 जा 9 5 कितना हो गया 45%। क्लियर। तो ये आपका क्या हो गया ए पार्ट। हम बात करते हैं अपने बी पार्ट की तरफ। आपका बी पार्ट क्या है परसेंटेज वेट बाय वेट। परसेंटेज वेट बाय वेट। सी पार्ट क्या है मोलरिटी। तो पहले सी कर लेते हैं। सी हमारा क्या है मोलरिटी निकालना। मोलरिटी मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर m ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे जो कि गिवन है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो कि गिवन है मिलीलीटर में इनटू 1000। तो नंबर ऑफ सॉल्यूट कितना दिया गया 5 वॉल्यूम मिलीलीटर में कितना हो जाएगा 2000 इनटू 1000 2 टाइम्स कितना हो गया ये 2.5 मोलर। ये क्या हो गया आपका सी पार्ट का आंसर हो गया। अब देखते हैं बी पार्ट परसेंटेज वेट बाय वेट। अब परसेंटेज वेट बाय वेट को करने के लिए प्रॉब्लम क्या होगी हमें चाहिए मास ऑफ द सॉल्यूशन जबकि आपके पास क्या गिवन है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तब हम यूज करेंगे अपना डेंसिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन का। तो यहाँ पर हमने क्या निकाला सबसे पहले हम निकालते हैं डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होगा मास ऑफ द सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहां से हमने क्या निकाला मास ऑफ द सॉल्यूशन। मास ऑफ द
सॉल्यूशन क्या निकला, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी दी गई आपको 1.5, वॉल्यूम कितना दिया गया आपको 2 लीटर। अब आप चाहो तो अगर लीटर में रखोगे तो क्या होगा, ये किलोग्राम में निकलेगा। हम क्या करते हैं 2000 कर देते हैं मिलीलीटर में, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, पॉइंट से 1 0 कट गया और कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा 300, यानी 3000 हो जाएगा। मास है तो 3000 क्या हो गया ग्राम। ये हो गया मास ऑफ द सॉल्यूशन। तो परसेंटेज वेट बाय वेट आप कैसे निकालोगे, तो ऊपर क्या होगा सॉल्यूट का मास, और सॉल्यूट का मास आपने क्या निकाला है, सॉल्यूट का मास आपको गिवन है, बिल्कुल गिवन है। अभी हमने निकाला था 5 × 180 राइट, यहां से तो हम क्या करेंगे 5 × 180। अब वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना है आपके पास 300,000 इनटू क्या कर देंगे 1000, काटा पीटी कर लेंगे, 3 6 5 0 5 6 13। देख लीजिए गलती तो नहीं हो रही कहीं, ये कट गया, ठीक है। परसेंटेज से गलती करके हमने यहाँ पर 100 करना था मुझे, तो यहाँ से 2 0 यहाँ से यहाँ कट गए, तीसरा 0 यहाँ कट जाएगा, और 3 6 18 और 6 5 कितना हो जाएगा 30%। यहाँ पर क्या हो गया आंसर हो गया। इस तरीके से मैंने क्या किया, अपना ए पार्ट निकाला परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, बी सी पार्ट निकाला मोलरिटी, एंड बी पार्ट निकाला हमने परसेंटेज, कौन सा है हमारा परसेंटेज बाय वेट। क्लियर। तो यहाँ पर हमारे आज हो गए हैं मोलरिटी के तीनों क्वेश्चंस। देखिए आज हमने बात की है अपने परसेंटेज वॉल्यूम, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, सेकंड बात की है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, एंड थर्ड बात की हमने मोलरिटी के बारे में, और चौथा हमारा क्या था जो मास बेस्ड पर था परसेंटेज बाय वेट। ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर डेंसिटी के यूज भी किया, डेंसिटी का यूज करके हमने परसेंटेज बाय वॉल्यूम को, अगर आप यहाँ पर शॉर्टकट भी यूज कर सकते थे, क्या कर सकते थे कि आपने जो परसेंटेज बाय वॉल्यूम ये निकाला था, ये जो निकाला है, अगर आप इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, कैसे निकाल सकते थे, देखो जरा शॉर्टकट। देखिए हम लोग शॉर्टकट का कैसे यूज करेंगे, हम लोग यहाँ पर जो शॉर्टकट होगी हमारी क्या होगी, परसेंटेज W अपॉन V इक्वल टू परसेंटेज W अपॉन W इंटू T। D किसका होगा, आपका सॉल्यूशन का होगा। अब आपको निकालना क्या है परसेंटेज W बाई W, तो आप क्या करोगे इस वैल्यू में D का डिवाइड कर दो, तो परसेंटेज W बाई W क्या करेंगे आप, इसकी वैल्यू कितनी दी गई आपको 45, डेंसिटी कितनी दी गई 1.5, तो डेंसिटी का डिवाइड कर दिया 1.5 का, तो कितना होगा 15 3 जा, एक पॉइंट हटाएंगे 0 आ जाएगा, तो टोटल कितना मिलेगा 30%। ये हमारा आंसर था ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस शॉर्टकट का भी क्या कर सकते हैं यूज कर सकते थे, लेकिन बोर्ड में नहीं करेंगे। ये तो या तो हम लोग कंपटीशन पर्पज पर या फिर हम लोग अपने क्या करेंगे रफ वर्क के लिए यूज करेंगे, लेकिन बोर्ड में हम लोग उसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे, उसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्लियर, आप नोट कर लीजिए। देखिए आज हम लोग किस तरीके से परसेंटेज बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज बाय वेट एंड मोलरिटी के ऊपर क्वेश्चंस लगाए हैं। आज हमारा वीडियो यहीं पर एंड होता है। अपने नेक्स्ट वीडियोज में हम बात करेंगे अपने मोल फ्रैक्शंस के बारे में बात करेंगे, हम अपने पीपीएम के बारे में थोड़ी सी बात कर सकते हैं, और मेन हमारा होगा मोलरिटी, यानी अगला टर्म्स हमारा यानी अगला वीडियो हमारा बनेगा मोल फ्रैक्शन के ऊपर और मोलरिटी के ऊपर, इन दोनों के ऊपर और बेस्ड है। तो हम इन दोनों के ऊपर न्यूमेरिकल लगाएंगे। उसके बाद मैं आपको एक पीडीएफ जनरेट कराऊंगा आपके ऐप के ऊपर, जिसके ऊपर आपके सभी परसेंटेज बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज बाय वेट, मोलरिटी, आपका होगा मोलरिटी एंड आपका मोल फ्रैक्शन, इनके ऊपर बेस्ड आपके क्वेश्चंस होंगे जिन्हें आप लोग सॉल्व करेंगे, और उनके आंसर्स को आप लोग क्या करेंगे अपने नोटबुक पर नोट करके आप हमें व्हाट्सएप पे क्या करेंगे सेंड करेंगे। ठीक है ना। तो ये आपका क्या होगा आपका अगला होमवर्क। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो जब बनेगा उसके बाद मैं आपको पीडीएफ सेंड करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।